भाई मैं धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और कल हमने कुछ स्टेप 8 और 9 पे शेयर किया था और जानने की कोशिश की थी कि ये स्टेप क्यों जरूरी है मेरे रिकवरी में। और सबसे बड़ी बात जो हमने सीखी वो ये था, अगर मैं अल्कोहलिक हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव ही मुझे इस बीमारी से निजात दिला सकता है। आध्यात्मिक अनुभव या आध्यात्मिक जागृति, जिसको हम कहते हैं मेरे में हृदय परिवर्तन, पर्सनालिटी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। पुरानी सोच और पुरानी विचारधारा की जगह नई भी सोच और नई विचारधारा जन्म लेती है। वो जरूरी है मेरे लिए। वो कोई मैं इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को निखार रहा हूँ और मैं कोई ना वो कर रहा हूँ, शिव खेड़ा की क्लास अटेंड कर रहा हूँ। इट्स नथिंग, इट्स लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। ये जिंदगी और मौत का प्रश्न है। इसलिए मैं इस रास्ते पे चला हूँ और मुझे बताया गया कि मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ कि इसका जो जड़ है बीमारी की वो है आध्यात्मिक शून्यता। मैं बहुत ही स्वार्थी और आत्म केंद्रित इंसान, सेल्फ विल से मैंने अपनी जिंदगी चलाई है, स्वार्थीपन से अपनी जिंदगी चलाई है, जिसके कारण मैं इस समस्या में घिर गया हूँ। शराब मेरी प्रॉब्लम का एक सिर्फ सिंबल है, और अब उस समस्या में मैं घिर गया हूँ और घिर गया हूँ, इतना पाल घिर भाई, गया हूँ। आप अपना माइक को जरा एडजस्ट कीजिए थोड़ा। आज ब्रेकेज या क्लियरेंस नहीं आ रही है, प्लीज। अब आ रही है आवाज? बस लाउड एंड क्लियर। अच्छा अच्छा। तो मैं इस अ, आध्यात्मिक बीमारी से ग्रस्त हूँ। और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं आध्यात्मिक स्तर पे बीमार हूँ। शारीरिक शारीरिक स्तर पे बीमार हूँ, मानसिक स्तर पे बीमार हूँ, आध्यात्मिक स्तर पे भी बीमार हूँ। और मेरा जो इलाज है वो आध्यात्मिक स्तर पे है। जब मैं आध्यात्मिक स्तर पे रिकवर करता हूँ तो मैं मानसिक और शारीरिक स्तर पे भी रिकवर करता हूँ। तो ये जो है मेरा इलाज का जो सारा का सारा जो अ, जो वेटेज है वो मुझे आध्यात्मिक मूल्यों को अपनी जिंदगी में अपनाना है। और उसका जो बाय प्रोडक्ट ये होता है कि मेरे को शराब पीने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए जो है ये मुझे जो है इन कदमों की ज़रूरत है, जो कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति कराते हैं, मुझे आध्यात्मिक मूल्यों का को यूज़ करने का तरीका बताते हैं, और आध्यात्मिक मूल्य क्या हैं उनके बारे में बताते हैं। और उस सिलसिले में आज स्टेप 9 जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए। मैं लोगों से अमेंड कर रहा हूँ तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि मैं कोई जैसे 900 बिल्ली खा के बिल्ली हज को चली, वो मुहावरा नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस अटेम्प्ट कि मैंने जो अपनी सेल्फ विल में चल के अपने हिसाब से दुनिया को चला के मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाया, डायरेक्टली पहुंचाया या इनडायरेक्टली पहुंचाया। और उनके साथ अब मुझे जाके दोबारा से क्षतिपूर्ति करनी है, भूल सुधार करनी है। उससे क्या होने वाला है कि मैं थोड़ा अपने पीस में आ जाऊंगा। नहीं तो मेरे को क्या है कि ये चीजें मेरे को कचोटती रहेंगी, क्योंकि मुझे अंदर से तो पता है कि मैंने लोगों को हानि पहुंचाई है। और उनके साथ मिलने से भी घबराहट होती है, मुझे उनके पास जाने से भी घबराहट होती है। उनको मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मैं उनको देखना नहीं चाहता, उनके फोन नहीं अटेंड करना चाहता हूँ ना। तो जो मेरी सोब्राइटी है वो अधूरी रह जाएगी, मेरी सोब्राइटी अधूरी रह जाएगी। मैं तो सिर्फ मतलब जैसे कहते हैं ना कि आज़ादी जिसको फ्रीडम कहते हैं वो तो नहीं मिलने वाली मुझे। फिर या तो मैं सिर्फ एक एक कमरों में ही अपने आप को बांध लूं और वही सर्कल में उठूं बैठूं और बाहर की दुनिया में प्रवेश ही ना करूं।
पर ऐसा नहीं, इतना लंबा, इतना कब तक मैं ऐसे ए के अंदर ही कन्फाइंड रहूंगा? मुझे बाहर उठ के भी जाना पड़ेगा। तो आठवां और नौवां कदम जो है, मेरा जो संपर्क है ना, जो मेरे बाहर की दुनिया से टूट गया था, उसको दोबारा जोड़ते हैं ये मेरा। और फिर मैं दोबारा उसी दुनिया में दोबारा प्रवेश करता हूँ, पर एक नए एटीट्यूड के साथ, बदलाव के साथ, और एक नई भावना के साथ, क्षमा दया की भावना के साथ, सब्र और सहनशीलता की भावना के साथ, लोगों को लिव एंड लेट लिव की भावना के साथ। और वो जो है, एक मेरा एक तरीका है, एक मेरा एक, यू कैन से कि एक मेरा कंट्रीब्यूशन है, कि मैं इस दुनिया में थोड़ी बहुत शांति की एक वेव चला सकूं। जिन लोगों के साथ मैं अमेंड करने वाला हूं, उससे मैं तो ठीक हो जाऊंगा, मेरे को तो अच्छा लगेगा, मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलेगा, मेरे को शराब से निजात मिलेगी। और उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने उनके साथ बुरा किया है, उनके मन में खटास है, चाहे उन्होंने अब मेरे बारे में सोच नहीं रहे हैं वो, शायद उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है, पर कहीं ना कहीं ये रिपल इफेक्ट जो है ना, उनकी जिंदगी में भी आएगा, मेरी जिंदगी में भी रिपल इफेक्ट आएगा। और मेरी जिंदगी में भी, मैं अमेंड तो करता हूँ किसी से, पर मेरा जो व्यवहार है मेरे घर में अच्छा होना शुरू हो जाता है, मेरे अपने दोस्तों यारों के साथ मिलना बैठना अच्छा हो जाता है। अमेंड मैंने की है दुश्मन के साथ, और उस दुश्मन ने मुझे दोस्त बना लिया, फिर दोबारा से हमारे अंदर दोस्ती होगी, और उसके दुश्मन के घर के अंदर भी एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा मेरे अंदर। ऐसा हमारा मानना है कि ये जो आध्यात्मिक खुशबू है ना, ये फैलती है और हर जगह फैलती है। फिर ये जब ये फैलती है तो फैलती जाती है, और कहाँ तक इसका इफेक्ट होगा, नोबडी नोज। तो नौवां कदम जो है, अगर मैं ना करूं तो भी क्या हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बाकी 6-7 कदम तो कर लिए हैं, चौथा पांचवा कदम कर लिया है। पांचवा कदम जो कि बहुत मुश्किल कदम है, जिसके अंदर मैं अपनी सारी लाइफ स्टोरी, सारे अपने राज, सारे अपने सीक्रेट जो मैं बता देता हूँ, वो क्या बहुत बड़ी चीज थी, वो बड़ी अचीवमेंट थी मेरी, और उससे मुझे काफी राहत मिली थी। तो ऐसी, और मुझे बताया गया कि जिन लोगों ने अपना पांचवा कदम नहीं किया, उन्होंने अमूमन शराब दोबारा पी है। तो इसका मतलब मैंने पांचवा कदम कर लिया है, तो अब मैं दोबारा शराब शायद पीने के मेरे चांसेस बहुत कम हो गए हैं। पर ये एक अधूरा सत्य है ना, क्योंकि पांचवें कदम का इफेक्ट जो है ना, वो कोई हमेशा नहीं रहने वाला। वो पीस एंड सेरेनिटी जो मुझे मिली थी, अपनी ईगो को डिफ्लेट करके, अपने सारे के सारे राज, अपनी सारी की सारी गलतियां किसी एक व्यक्ति के सामने कबूल करके, मुझे एक राहत मिली थी। और मेरी ईगो डिफ्लेट हुई थी, और मेरे अंदर थोड़ी विनम्रता आई थी। उस विनम्रता ने मुझे पीस ऑफ माइंड और सेरेनिटी का एहसास कराया था। छठे और सातवें में मैंने अपने करेक्टर डिफेक्ट से मुक्ति पाने के लिए भी प्रार्थना करी और तैयार हुआ। पर असल में इनका जो टेस्ट है ना, चौथे पांचवें और छठे सातवें कदम का, वो आठवें और नौवें से ही पता लगेगा मुझे, कि कितनी मैंने अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त की है, कितना मेरे अंदर क्षमा की भावना आई है, कितना मैंने अपनी, जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया उनसे भरपाई करने की कोशिश की है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये आठवां और नौवां कदम जो है, एक प्रैक्टिकल स्टेप है। ये फेस टू फेस होने वाला है, आई बाल टू आई बाल। और क्या है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति, मैंने आज तक जितना भी प्रोग्राम किया है, मैं खुद के बारे में भी कह सकता हूँ कि ये कदम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगा था। और मेरे साथ जिन्होंने काम किया, कुछ लोग तो इस कदम पे आके छोड़ के ही चले गए, प्रोग्राम ही छोड़ के चला गए। उन्होंने इस कदम पे आगे बढ़ना जरूरी नहीं समझा ना। उनको नहीं लगता था कि वो ये कदम कर पाएंगे और अपने गलतियों को किसी लोगों के सामने, जिनको उन्हें हानि पहुंचाई है, या जो अपने दुश्मनों के सामने मान पाएंगे। तो वो एक्चुअली मुझे छोड़ के ही चले गए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते वो। पर उसका अगर अपनी हिस्ट्री में अगर हम देखें, तो यही बात डॉक्टर बॉब ने करी थी। डॉक्टर बॉब ने जब डब्ल्यू से मिला था, वो मई में, और
उसको बीमारी के बारे में जब पता लगा था तो ये उसके लिए एक नई खबर थी। और उसके बाद जब उसको लाइन ऑफ एक्शन दिया गया इन 12 कदमों का, तो वो भी उस पे भी चलना वो उसने शुरू कर दिया। पर 8वें और 9वें कदम पे आके वो रुक गया। उसको लगता था कि अगर मैंने बता दिया ना, इस शहर के अंदर वैसे ही मेरी प्रैक्टिस बहुत कम है, एक सर्जन था वो, और अगर मेरे बारे में मैंने बता दिया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं आपसे अमेंड करने आया हूँ, तो मेरी जो रही सही जो प्रैक्टिस है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसने उसके इनकार कर दिया था, उसने 8वां और 9वां कदम करने से, अमेंड के कदम करने से उसने इनकार कर दिया था। और फिर वही हुआ जो जिसकी सब वेट कर रहे थे, बिल डब्ल्यू भी वेट कर रहा था कि आगे कैसे बढ़ेगा। और एक दिन उसका बड़ा भयंकर रिलैप्स हुआ। और वो रिलैप्स जो था वो सब रिलैप्सों का बाप था वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर रिलैप्स था। और एक हफ्ते तक उसको शराब पीने की वो बिंज में था। और जब उसको अ, घर में लाया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा उसमें था, पेन में था, बहुत ही ज़्यादा हैंगओवर में था, पत्ते की तरह कांप रहा था। और सब उसके बाद एक खबर और मिली उनको कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद एक ऑपरेशन है जो उस शहर में, और वो जो ऑपरेशन जरूरी है वो करना, उस शहर में सिर्फ डॉक्टर बॉब ही काबिल है उस सर्जरी को करने के लिए। और उसने उस ऑपरेशन को करने की हामी भी भरी हुई थी। तो उस सिलसिले में 3 दिन तक बिल डब्ल्यू ने और डॉक्टर बॉब की वाइफ ने उनको सोबर किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया, जो भी तरीका होगा उनके पास उस टाइम पे। और जिस दिन ऑपरेशन था सुबह, और बिल डब्ल्यू उसको जब छोड़ दे गया हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर बॉब कहता कि नहीं, मैं तो बहुत बीमार हूँ इस टाइम, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मैं सर्जरी कर पाऊंगा। मेरा ब्लेड जो है, मेरा जो नाइफ है वो कहीं गलत जगह कट गया मैंने, तो फिर सर्जरी खराब हो सकती है क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो फिर उस डॉक्टर बॉब ने उसको बियर की बोतल दी थी एक, पीने के लिए। उसको बियर की बोतल पीने से उसके हाथ जो है स्टेबल हुए, और उसने सर्जरी करी, सर्जरी कामयाब हुई। और उसने उसके बाद जो था वो घर वापस नहीं आया। अब यहाँ पे ये बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की वाइफ सोच रहे थे कि शायद जो सुबह उसको जो बियर पिलाई है ना हमने, उससे उसकी एलर्जी ट्रिगर हो गई है, और वो कहीं पीने के लिए कहीं शराब खानों की तरफ चला गया, इसलिए वापस नहीं आया। पर आधी रात को जब वो वापस आया तो वो सोबर था। और उससे पूछा गया कि कहाँ पे था तू, तो उसने बताया कि आज मैंने सारे शहर में जितने भी लोग थे उन सबके साथ मैंने अमेंड कर लिए हैं। 9वां कदम आज मैंने पूरा कर लिया है। जो जिन 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 लोगों के मुझे कर्जे देने थे, मैं उनसे भी जाके मिल के आया हूँ, और अपने बारे में बताया कि मैं शराबी हूँ, और मतलब आज इस रास्ते पे जा रहा हूँ, सोब्राइटी के रास्ते पे जा रहा हूँ, और आपके पैसे वापस जरूर करूंगा। और जिन लोगों को भी मैंने हानि पहुंची, जिस चीज से मैं डर रहा था ना, जो कदम करने से, तो वो मैंने आज पूरा कर लिया है, और लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिसीव किया है। और मैं सोच रहा था कि लोग मुझे बुरा भला कहेंगे या मेरी बदनामी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो मेरे सब शुभ चिंतक थे। और वो बोले कि डॉक्टर साहब, हमें पता था आप अल्कोहलिक हो, आप बहुत शराब पी रहे हो। और इनको, डॉक्टर बॉब को लग रहा था कि नहीं नहीं, किसी इक्के दुक्के एक दो लोगों को पता है, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि मैं शराबी बन गया। तो ये भी एक हमारा वहम होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मुझे अमेंड करने की जरूरत नहीं है, बस घर के अंदर कैजुअल अपॉलजीज कर दी तो कि उन्हीं को पता है कि मैं शराबी हूँ। अल्टीमेटली जब हम दूसरों के पास जाते हैं तो उनको पता होता है, वो मुस्कुरा देते हैं और कुछ नहीं कहते, वो ज़्यादा हमारी कोई वो नहीं करते, नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, पर वो मुस्कुरा देते हैं। और जो है, अ, और मैं भी इस स्टिग्मा से बाहर आता हूँ। जब मैंने उनको अपने मुंह से ही कह दिया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं आपके साथ अमेंड करने के लिए आया हूँ, तो मैं भी एक बहुत भारी शेम एंड गिल्ट से बाहर आता हूँ, स्टिग्मा से बाहर आता हूँ। प्लस उनको जब मेरी सोब्राइटी के बारे में पता लगता है तो वो भी
किसी अपने रिश्तेदार का या उनको कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति है जो इस समस्या से जूझ रहा है, उसको हेल्प करने की हमें बोल सकते हैं। तो स्टेप 9 जो है इटसेल्फ, मतलब खुशी खुशी तो नहीं किया जाता, पर इसको करना जब शुरू करता है ना व्यक्ति कोई, और फिर उसके बाद उसको इसमें इतना मजा आना शुरू होता है ना कि वो और फिर वो मुश्किल से मुश्किल अमेंड करने को भी तैयार हो जाता है। क्योंकि इसके साथ जो मिलने वाली खुशी है, इसके साथ जो मेरी आध्यात्मिक जागृति हो रही है, वो उसका अगर मुझे मजा लेना है तो मुझे ये कदम करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था ना, तो मैंने अपने स्पॉन्सर से कहा था, उसने मुझसे पूछा था, 2 सवाल पूछे थे। आर यू एन अल्कोहलिक? मैंने कहा यस। दूसरा उसने पूछा था, आर यू रेडी टू गो टू एनी लेंथ टू गेट योर सोब्राइटी? क्या आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो अपनी सोब्राइटी को पाने के लिए? तब भी मैंने यस बोला था। वो भी मुझे रिमाइंड कराया जाया कि यार शुरू में तुमने यही बोला था मुझे, अब इस कदम को करते हुए हिचकिचा क्यों रहे हो? तो जो हिचकिचाहट है ना, वो सिर्फ मेरे मन की उपज है। मेरा मेरा घमंड, मेरे फियर जो है ना, जो कि 5वें कदम में भी मुझे रोक रहे थे करने को, 5वां कदम, और वही मुझे अभी रोक सकते हैं मुझे इस कदम को रोकने के लिए, इस कदम को करने के लिए। तो 8वें कदम में जो हमने लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट हमारे पास तैयार थी पहले ही। और उसके बाद जो है 9वें कदम पे अब मुझे उस लिस्ट में से उन व्यक्तियों के साथ अमेंड करने हैं। कुछ लोगों के 3 तरह के अमेंड होंगे मेरे। एक तो होगा डायरेक्ट अमेंड, एक होगा हाफ अमेंड, और एक होंगे लिविंग लिविंग अमेंड, एक होगा लिविंग अमेंड्स। तो जो डायरेक्ट अमेंड्स है ना, वो तो मेरे फेस टू फेस होंगे। मुझे उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात जो 9वें कदम को करने की जो है, समझने की है, वो ये है कि ये 9वां कदम कभी भी मैं अपने आप अकेले में अपने आप से कभी ना करूं। और जब मैं 9वें कदम पे पहुंचूं तभी करूं, और अपनी स्पॉन्सर की देख रेख में उससे सलाह लेके करूं। नहीं तो ये कदम जो है मुझे बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। कि हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से जाके अमेंड कर दूं, और वहाँ पे कोई बहस छिड़ जाए, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए और वहाँ आर्गुमेंट हो जाए, और बल्कि मैं अपना मूड खराब करके ही वापस आऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस अमेंड को करना कैसे करना है और क्यों करना है और किस तरह से करना है, ये जो है मेरा स्पॉन्सर मुझे बताएगा ना। करना मुझे जरूर है, क्योंकि अगर मुझे नई जिंदगी चाहिए तो इसमें से, इन फियर्स में मुझे मिलना ही पड़ेगा। कदम पहला और दूसरा और तीसरा मेरे रिश्ते मेरे ईश्वर के साथ अच्छे करता है। कदम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां मेरे रिश्ते मेरे साथ अच्छे करता है। तो पहला जो कदम है वो मुझे पावरलेस बताता है, और पावरलेस जो बताता है उसके साथ ये भी बताता है, आशा देता है कि अगर तुम उस हायर पावर को अपना लो तो तुम अपनी इस दुविधा से बाहर आ सकते हो। और तीसरा कदम मुझे उस हायर पावर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कहता है कि सेल्फ विल से अब गॉड विल में आ जाओ, और शो को जो है अपने ईश्वर को दे दो, उसको डायरेक्टर बना दो इस जीवन रूपी ड्रामे का। और अब से वो तुम्हारी जिंदगी चलाएगा, उसकी देख रेख में चलोगे। एक्शन तो मुझे ही लेना है, पर उसकी देख रेख में करोगे। तो वो जो है उस ईश्वर को सरेंडर करना जो पहला, दूसरा, तीसरे कदम में होता है, वो जो मेरे रिश्ते जो है मेरे ईश्वर के साथ अच्छे करता है। क्योंकि मैं तैयार हो गया हूँ, कुछ भी हो जाए मैंने डिसाइड कर लिया है। और चौथे, पांचवें, छठे और सातवें कदम में, चौथे और पांचवें में मैं देखता हूँ कि मेरे रिश्ते क्यों खराब हो गए थे उनके साथ। मैं ईश्वर के साथ, मेरी रोशनी जो है किस चीज ने रोकी हुई थी। तो वो मैं जब मैं अपनी इन्वेंट्री लेता हूँ और फर्स्ट टाइम देखता हूँ कि मैं पीड़ित नहीं था, मैं अपने आप को विक्टिम समझ रहा था लोगों की, जातियों का, किस्मत का, भगवान का। बल्कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था।
और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और हमेशा रहूंगा। जो कुछ भी मेरी जिंदगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना जो है, मुझे चौथा और पांचवा कदम सिखाता है और मुझे एक नए धरातल पे लाके खड़ा कर देता है। और जो रिस्पॉन्सिबल होके जब मैं अपने करेक्टर डिफेक्ट को जानता हूँ, वो छठे और सातवें से उनसे दूर होने का भी प्रयास करता हूँ। तो ये रिश्ते जो है मेरे मेरे साथ अच्छे हो रहे हैं। और जो आठवां और नौवां कदम है, ये मेरे रिश्ते दूसरों के साथ अच्छा कर रहा है। जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, अब उस दुनिया में मुझे दोबारा प्रवेश करना है। कहीं ना कहीं शराब ने जो है मुझे अकेला कर दिया था, और मैं बोतल लेके अपने कमरे में बैठा था और दुनिया को गालियां दे रहा था, भगवान को गालियां दे रहा था, सेल्फ पिटी में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा था। और सोच रहा था कि मेरी किस्मत में बस शराब ही एक मेरा साथी है, बाकी सब जो है वो धोखेबाज है, सारी दुनिया धोखेबाज है। अब ऐसा नहीं है। चौथे पांचवे छठे सातवें से कदम से पता लगा कि किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया। किसी ने अगर मुझे धोखा दिया है तो मेरा भी जरूर हिस्सा था उसमें। तो इसलिए अब मुझे दोबारा उस दुनिया में प्रवेश करना है। तो मेरे शराबीपन के चलते हुए, मेरी सेल्फ विल के चलते हुए जो जो नुकसान मैंने किया है, अब मुझे उसकी भरपाई करनी है। ताकि मैं, मतलब यार, ये सारे कदम जो करने वाला है ना, मुझे ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं यूजफुल हो सकूं। किसके लिए? दूसरों के लिए और अपने ईश्वर के लिए। टू बिकम यूजफुल फॉर अदर्स इज माई गोल नाउ। इस कदम में ना एक बहुत अच्छी बात जो एक पेज नंबर 77 पे मुझे लगी है ना, वो बार बार मुझे अपील करती है कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। हम अपना अपने क्रिएटर के साथ एक रिश्ता अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा जो रियल पर्पस है ना, वो है कि हम एकदम फिट हो जाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है अपने ईश्वर की सेवा कर पाए। और जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मैं सेवा कर पाऊँ। अब सेवा की बात हो रही है, लव एंड सर्विस की बात हो रही है। तो एकदम से कहाँ मैं एक बीमार व्यक्ति सेल्फ विल में रमा हुआ, सेल्फ विल रन रॉयट, सेल्फिश थिंग, मुझे अपने से आगे कोई और दिखता ही नहीं था और इतना ज्यादा स्वार्थी था मैं। अब ये निस्वार्थ की बातें हो रही हैं कि मैं किसी के काम आ सकूं, किसी भगवान के काम आ सकूं, भगवान के लोगों, भगवान की जो कायनात है, भगवान की जो खुदाई है, उसके काम आ सकूं। तो ये जो है एकदम ही मेरा एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं ना, जो जो आध्यात्मिक जागृति जिसको हम कहते हैं, परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है, वो होना मेरा शुरू हो गया है नौवें कदम को करने से, है ना। क्योंकि अब मैं नौवें कदम से, अब जब मैं करूंगा, तो मैं अब बाहर की दुनिया में प्रवेश करूंगा, एक नए धरातल पे प्रवेश करूंगा, एक नई सोच को लेके प्रवेश करूंगा। और वो सोच होगी लव एंड टॉलरेंस की, वो सोच होगी फॉरगिवनेस की, वो सोच होगी ह्यूमिलिटी की, वो सोच होगी सेल्फ सेक्रीफाइस की। मैं यहाँ पे क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? मैं अपने ईगो को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, और उसके एवज में मुझे ह्यूमिलिटी मिल रही है, और दुश्मन भी मेरे दोस्त बन रहे हैं। तो इतना बड़ा, मतलब ये घाटे का सौदा नहीं है। स्टेप 9 करना जो है, बहुत ही फायदे का सौदा है। पर मुझे इस पे रुकना नहीं है, मुझे ना इस पे डरना नहीं है, और मुझे स्पॉन्सर की हेल्प लेनी जरूरी है। अब हो सकता है कि जो मेरे दुश्मन है ना, उनके साथ मुझे अमेंड करने में मुश्किल आए ना। मुझे अपने जो दोस्त हैं उनके साथ अमेंड करने में, या घर वाले जो, जिनको मैं प्यार करता हूँ, उनको जो मैंने हानि पहुंचाई है, उनके साथ जो अमेंड करने में मुझे मुश्किल नहीं होगी। पर अगर जो मुझे दुश्मन है, उनके साथ अमेंड करने में मुझे मुश्किल आएगी। और पर मुझे सबसे ज़्यादा फायदा भी वही होने वाला है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, और वहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा जो है एक असिस्टेंस मिलेगी। मतलब वो जो दुश्मन होगा ना मेरा, वो ऑफर करेगा अपने आप को। वो ऑफर करेगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कोई काम हो तो मुझे बताना। और मुश्किल के टाइम पे वही शायद मेरे मेरे काम पे जल सबसे ज्यादा। मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहता था कि जो जो आपका एनिमी है ना, द पर्सन यू रिजेंट मोस्ट, वो ही जो है मुश्किल टाइम आएगा, कोई क्राइसिस आएगा ना आपके ऊपर, वही जो है वो सबसे ज्यादा आपकी
लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो एक तो वो गले लगाएगा, और सालों साल की जो दुश्मनी है वो कुछ ही मिनटों में, आधे घंटे के अंदर वो दूर हो जाएगी। और एक नए धरातल पे एक नया रिश्ता शुरू होगा। और कुछ अमेंट जो होंगे वो मेरे फाइनेंशियल अमेंट हो सकते हैं, जहां मैंने कर्जे लिए थे और वापस नहीं किए थे। अब मैं उन कर्जों को वापस करता हूं, और मुझे बोला गया कि इन कर्जों को वापस करना है विद इंटरेस्ट। मान लो कि मैंने 10 साल पहले किसी से 10,000 रुपये लिए थे और मैंने नहीं दिए उसको वापस, अब 10 साल हो गए हैं उसको, तो अब उसको मैं 10,000 रुपये वापस करूंगा। वो पूरे अमाउंट नहीं है। उस 10,000 के अंदर मुझे ऐड करना है कि अगर ये 10,000 बैंक के अंदर पड़े होते, तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 या 4% इंटरेस्ट लगा के तब ये कैसे पैसे कितने बनते हैं। उन जो उनको जोड़ के 10,000 में अगर 4% इंटरेस्ट अगर हम लगाएं, तो उसमें से जितने भी पैसे और जुड़ेंगे, 2, 3, 4 हजार जो भी जुड़ेंगे, तो मुझे वो 14,000 रुपये वापस करने हैं उसके। सिर्फ 10,000 नहीं, वो होंगे मेरे सही माने में वो जो अमेंड होंगे। और बाकी जो अमेंड हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के जो होते हैं, उनको हम हाफ अमेंड में लेते हैं, क्योंकि जो लोग मैरिड हैं उनकी हो सकता है उनकी वाइफ को पता नहीं है कि ये जो मेरा आदमी है ये बाहर भी कोई इसने रिश्ते बना रखे हैं। तो अब वो एक ही रास्ते पे चलना शुरू हो गया है, और अ, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। पर वो अपनी वाइफ से अमेंड करना चाहता है, क्योंकि उसने वाइफ को अपने बहुत धोखा दिया है, बेवफाई की है। अगर उसकी वाइफ को मालूम नहीं है कि उसके बाहर कोई रिश्ते थे, पर अब उसने वो रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सच बताना है अपनी वाइफ को जाके, कि मैंने तुम्हें ऐसे ऐसे बेवफाई करी है तुम्हारे साथ, और मैं ये काम करता रहा हूँ। तो इसका मतलब ऑनेस्टी जो है ना, वो कई दफ़ा हमको छुपानी भी पड़ती है ना, पूरा सच नहीं बताना पड़ता। क्योंकि 9वें कदम की जो अगर हम देखें तो असेंस है वो यही है कि जहां भी संभवतः हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंचे। तो ऐसा करने से तो उसको नुकसान पहुंचने वाला है। मेरी वाइफ को अगर मैं उसको पता भी नहीं है, अब उसके कान में डाल दूं मैं कि मैं ऐसे ऐसे रिश्तों में था, और अगर उसको पता लग भी गया है, हो सकता है किसी तरीके से उसको पता लग गया, कुछ उसने आपके चिट्ठियां पढ़ ली हैं, तो भी जो तीसरा व्यक्ति है ना, थर्ड पर्सन है, उसके बारे में नहीं अपनी आप अपनी वाइफ को ये नहीं कह सकते, उसके उसका फ़ोन नंबर या उसका एड्रेस नहीं दे सकते। तो मुझे कोई हक नहीं है कि तीसरे व्यक्ति को भी मुझे नुकसान पहुंचाना। पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं अब ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी, और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं ये मेरी गलती जरूर थी, पर अब ये दोबारा ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। पर अगर उसको पता नहीं है, तो फिर अ, बताने की, पूरा सच बताने की ज़रूरत नहीं है। और और कई तरीके के अमेंड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे बात करी है कि हमने पैसे उधार लिए हैं और हमने वापस नहीं किए हैं, एक केस बताया गया है उसमें। और वापस करने की तो बात छोड़ो, जो व्यक्ति मेरे से पैसे मांग रहा है, मैंने उसकी बदनामी शुरू कर दी उसको ही, क्योंकि रसीद, कोई प्रूफ नहीं है उसके पास ना कि मैंने उससे पैसे लिए हैं। तो मैंने उसको चोर और लफंगा और वो क्या कहते हैं, झूठा बोलने की, सारे समाज में उसकी बदनामी कर दी। तो इस तरह के केस में भी अगर मुझे अमेंड करने पड़े, और तो मुझे, चाहे मुझे कुछ भी, कहीं किसी भी हद तक जाने को किसी हद तक मुझे सजा मिले मुझे, किसी भी हद तक मेरी अ, बदनामी हो, या मेरे को ऐसा लगे कि इसको अगर ये मैं सच बता दिया तो मेरी फैमिली का जो, मेरा जो व्यापार है, मेरी समाज में इज्जत मेरी खत्म हो जाएगी, तो मुझे जाने के लिए तैयार होना चाहिए। और तो अमेंड जो है ना, ये कई तरह के रूप लेते हैं, और अगर हम अगर बिग बुक में पढ़ें, तो
हो सकता है कि मैंने एक केस जो बिग बुक में डिस्कस किया गया ना, वो किया गया एक्स वाइफ का। वो है कि हस्बैंड जो है उसका तलाक हो गया है और उसने नई शादी कर ली है, और अब वो ए में भी आ गया है। अब ए में आने के बाद वो एक सुंदर ऑनेस्ट जिंदगी जी रहा है। और पर उसकी जो पहली, जो कोर्ट के अंदर डिसाइड हुआ था एलिमनी देने का, वो उसने अपनी पहली बीवी को देना बंद कर दिया है। तो उसकी बीवी ने कोर्ट से जाके अरेस्ट वारंट उसके लिए निकलवा दिए हैं। और इस केस में क्या किया जाए ना, तो इस केस में अब वो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है ए के अंदर आके। और इस केस में उसको तो पहले ये लगा कि मैं जी जज के सामने खड़ा हो जाता हूँ और कहता हूँ कि जी मैंने गलती करी है, अब जो मुझे सजा दोगे मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। क्या ये सच में इस तरह का शहीद बनना उचित होगा? या फिर क्योंकि अगर वो जेल में चला गया, मैं ये व्यक्ति, तो जो उसकी पहली बीवी है उसको तो एलिमनी नहीं मिल रही, और जो दूसरी बीवी है उसका भी जो है, उसके लिए भी वो कुछ नहीं कर पाएगा ना जेल के अंदर। वो दोनों औरतों के लिए कुछ नहीं हो, कोई फायदा नहीं है उनको। तो उसको सुझाव ये दिया गया कि आप अपनी पहली बीवी को चिट्ठी लिखो और अपनी गलतियों को मानो, और साथ में कुछ पैसे भी भेजो। तो जो फाइनेंशियल अमेंड है ना, वो हमेशा अच्छे रहते हैं जब मैं फाइनेंशियल अमेंड करने जाऊं, और ये साथ में अ, जो है अपने साथ थोड़ी सी पैसे भी लेके जाऊं। तो उससे जो है मेरी ईमानदारी जो है झलकती है। और उससे जो है दूसरा जो है, जो मैं कर रहा हूँ उसको देख के उसको, उसकी सराहना करता है वो जो मैं कर रहा हूँ। और जो मैंने कर्जा ले रखा है उसको मैं किश्तों में भी, उसको मैं किस्तें भी उसके साथ मैं अपनी डील कर सकता हूँ कि मैं पर मंथ आपको इतने इतने पैसे देता रहूंगा, या मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ शराबीपन के चलते हुए, पर मैं आपके पैसे जरूर देने हैं मेरे को। उनका फ़ोन जरूर उठाना है मुझे, और उनको किसी भी तरह से उनसे, उनको देख के रास्ता नहीं काट लेना है मुझे, उनको फेस जरूर करना है। और उनको सच्चाई बतानी है कि ये मेरे शराबीपन के चलते हुए मैं ये सब काम नहीं, आपको पैसे नहीं दे पाया, पर अब मैं सोबर हूं, तो मैं जरूर आपके जो जितना भी कर्जा है वो आपको ब्याज समेत आपको वापस करूंगा। तो ये वो इस केस में भी उसने यही किया, उसने चिट्ठी लिखी अपनी पहली वाइफ को और कुछ पैसे भी साथ में भेजे, और उसको बोला कि अगर फिर भी तुम चाहती हो कि मैं जेल में जाऊं तो मैं तैयार हूं। तो उसकी जो पहली बीवी का दिल पसीज गया, और वो उसकी ईमानदारी से और उसकी इस अमेंड करने की जो भावना से वो खुश हुई। और उसने ये भी बताया कि मैं हर महीने जो भी आपको, तुम्हें जो कोर्ट ने डिसाइड किया एलिमनी, वो मैं देता रहूंगा। और उसने अपने अरेस्ट वारंट जो है वो वापस ले लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने स्टेप 9, जब स्टेप 4, 5, 6, 7 और 8 जो है मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ किया था। स्पॉन्सर मेरा था धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। और कुछ दिन मैं वहाँ रहा था, हफ्ता 10 दिन। और उसका मैंने फ़ायदा उठाया, और उसने भी मेरे साथ, मुझे भी टाइम दिया। और 5वें कदम से लेकर 9वें कदम तक उसने मुझे पहुंचा दिया वहाँ पे ना। और वहीं पे मैंने लिस्ट बनाई अपनी, चौथा कदम मैंने लिखा हुआ था। और उस लिस्ट को बनाने के बाद उसने मुझसे बोला कि इस लिस्ट में से अब आप 3 नाम चुनो जिनके साथ अब आप अमेंड करना चाहते हो। तो सबसे पहले जो मैंने नाम चुना था वो मैंने अपने भाई का चुना था, अपनी मदर का, और अपनी भाभी का। तो ये 3 नाम मैंने चुने थे। अब जो है ना, अब ये है थोड़ा सा मामला, थोड़ा टेक्निकल है यहाँ पे, कि अमेंड अब करना मुझे कैसे जाना है। तो कुछ हिदायतें जो उसने मुझे दी, वो तो एक तो ये दी
कि आप जो है अपने अमेंड को लिख के जाओगे। लिखोगे कैसे? वो भाषा क्या होगी? वो एक फॉर्मेट है जो मुझे वहां से मिला। उस फॉर्मेट को मैं आपके सामने अगर डिस्कस करूं, तो जैसे मान लो कि मुझे अपने भाई से अमेंड करने हैं, तो एक शीट ऑफ पेपर मैं लेता हूं, उसके ऊपर मैं अपने भाई का नाम लिखता हूं, और उसके नीचे मैं कुछ इस तरह से जो है अपना अमेंड लिखता हूं। ये एक रिटन फॉर्मेट है जो कि हर अमेंड में यूज किया जा सकता है। उसमें क्या बदलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, मैंने अपने भाई का नाम लिखा, उसके नीचे मैंने लिखा, मैं आपसे क्षति पूर्ति करना चाहता हूँ। एक शराबी होने के नाते मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं अपने अतीत को जितना ठीक कर सकता हूँ करूँ, नहीं तो मैं दोबारा शराब पी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। तो अब जो है, जो ये मैं अमेंड कर रहा हूँ ना, कोई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली उस बेस पे नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बड़ा धार्मिक हो गया हूँ और मैं क्षमा दिवस मना रहा हूँ और मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, एक तो अपने आप को शराबी घोषित कर रहा हूँ कि शराबी होने के नाते मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने अतीत को जितना ठीक कर सकता हूँ करूँ, नहीं तो मैं दोबारा शराब पी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। तो दूसरा जो व्यक्ति इतनी है, जो मेरा पहला पैराग्राफ सुनेगा ना, वो उसका दिल, उसके कान खड़े हो जाएंगे ना, और वो कहेगा ये क्या कह रहा है मेरे को, ये दोबारा शराब पी सकता है अगर इसने अमेंड नहीं की है। तो वो ना चाहते हुए भी वो राजी हो जाएगा मेरी बात सुनने के लिए ना, ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम सब इंसान जो हैं, एक दूसरे को हम पीस में रहना चाहते हैं, हम किसी से नफरत में रहना नहीं चाहते हैं। तो हमारी ईगो जो है हमको जो है रोकती है एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए। अगर अब यहाँ पे आके मैंने अपनी ईगो तोड़ दी, मैं अपने स्टिग्मा से बाहर आ गया और मैंने बताया कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये अमेंड, क्योंकि मैं दोबारा शराब नहीं पीना चाहता और शराब पी के मरना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत गहरा मैसेज है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई अपना इजाद किया है। ये बिग बुक से ही है। ये सब सारे के सारे जो वर्ड लिए गए हैं, ये बिग बुक से ही हैं। जैसे पेज 77 का जो आखिरी पैराग्राफ है ना, वो कहता है, अंडर नो कंडीशन डू वी क्रिटिसाइज सच अ पर्सन, सिंपली वी टेल हिम दैट वी विल नेवर गेट ओवर ड्रिंकिंग until we have done our utmost to straighten out the past। कि हम ये जो है ये सब ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये मैंने नहीं किया तो मैं दोबारा शराब पी लूंगा और मैं मर भी सकता हूँ। शराब पीना मेरे लिए मौत का बुलावा देने से कम नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है जी। तो असल में, और उसके बाद मैं, मेरा जो होगा अगला जो पैराग्राफ है वो है, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा व्यवहार मैं नहीं चाहूंगा कोई मेरे साथ करे। जैसे कि आत्म केंद्रित भय से, अहंकार से, लालच से, गुस्से से, ईर्ष्या से, काम वासना से, आलस से, पेटुपन से, बेईमानी से। अब ये जो मेरे करेक्टर डिफेक्ट जो मैंने अभी इनका जिक्र किया है ना, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करे ना, मैंने ऐसा व्यवहार आपके साथ गलत व्यवहार किया। और उस गलत व्यवहार किन डिफेक्ट के चलते हुए किया? ये जो चीजें हैं ना, आत्म केंद्रित भय, अहंकार, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, काम वासना, आलस, पेटुपन, ये 11 के 11 कैरेक्टर डिफेक्ट है ना, जो वो मेरे को चौथा कदम जब मैंने किया था, तो माई पार्ट के अंदर जो जो चीजें आई थी उनसे मैंने लिया। तो इसका मतलब कि मुझे चौथे और पांचवें कदम की जो मैंने लिस्ट बना रखी है, उसको मुझे अभी फेंकना नहीं है। पांचवा कदम करने के बाद वो मेरा आठवां और नौवां कदम करने में मेरे काम आएगी। तो और उसमें और इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी हुई जो कि मुझे अच्छी लगी, कि मैं अब जाके उसको याद नहीं दिला रहा था, ये एक दफा मैंने आपको गाली दी थी, एक दफा मैंने आपके पैसे ले लिए थे फिर वापस नहीं किए, एक एक इंसिडेंट या इवेंट याद नहीं दिला रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन डिफेक्ट्स के चलते हुए मैंने आपके साथ व्यवहार गलत किया। तो उस ये जो है, ये डिफेक्ट जो है, ये उनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपने करेक्टर डिफेक्ट का जिक्र कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं अगले पैराग्राफ में जो मैं अपने
व्यवहार को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, और वो मैं कर रहा हूँ भविष्य में परमात्मा की मर्जी से ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे ऐसा व्यवहार करूं जैसा व्यवहार मैं चाहूंगा कोई मेरे साथ करे। तो मतलब इन फ्यूचर जो है ना, जो मेरे पास्ट में जो मैंने बिहेव किया आपके साथ, उसके जगह अब मैं फ्यूचर में मैं ऐसा व्यवहार मैं आपके साथ दोबारा नहीं करूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा परमात्मा की मर्जी से कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूं जैसा व्यवहार कोई मेरे साथ करे, जैसा मैं चाहूंगा कि कोई मेरे साथ करे। तो ये एक बहुत एक ये जो है ना, ये आइडिया कि मैं लोगों के साथ ऐसा पेश आऊं जैसा मैं चाहूंगा कि लोग मेरे साथ पेश आए। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे साथ गुस्से से पेश आए, कोई मेरे साथ अ, बेईमानी से पेश आए, कोई मेरे साथ लालचपन से पेश आए, या कोई मेरे साथ और किसी डिफेक्ट से पेश आए। मैं चाहूंगा ना कि मैं लोगों के साथ कैसे पेश आऊं। तो जो कुछ जैसे मैं बात पे पिछली दफा पेश आया था उनके साथ आत्म केंद्रित भय से पेश में आया था, तो अब मैं व्यवहार को बदल के आत्म केंद्रित भय की जगह निस्वार्थ और विश्वास से पेश आऊंगा आपके साथ भविष्य में। अहंकार से पेश आया था पहले मैं आपके साथ, अब मैं विनम्रता से पेश में आऊंगा। पहले मैं लालच से पेश आया था आपके साथ, अब मैं उदारता से पेश में आऊंगा। पहले मैं गुस्से से पेश आया था आपके साथ, अब मैं सब्र और प्रेम से पेश आऊंगा। पहले मैं ईर्ष्या से पेश आया था, अब मैं खुशी से पेश आऊंगा। पहले मैं काम वासना से पेश आया था, तो अब मैं प्रेम से पेश आऊंगा। पहले आलस से आया था, उत्साह से आऊंगा। पहले पेटुपन से आया हुआ था, संयम से आऊंगा। बेईमानी से आया था, ईमानदारी से आऊंगा। बेपरवाह होकर आया था, तो परवाह से आऊंगा। तो ये मेरा जो ये पैराग्राफ है, ये ऐसे बन जाता है। भविष्य में परमात्मा की मर्जी से ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपसे ऐसा व्यवहार करूं जैसा व्यवहार मैं चाहूंगा कोई मेरे साथ करे। जैसे कि निस्वार्थ विश्वास से, विनम्रता से, उदारता से, सब्र से, प्रेम से, खुशी से, उत्साह से, संयम से, ईमानदारी से और परवाह से। इसके बाद आखिर में एक और लाइन हम पढ़ते हैं उसके सामने, मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये मुझे हर जगह यूज करना है। बदलेगा क्या? जो मेरा फोर्थ कॉलम है ना, मेरे स्टेप 4 का जो फोर्थ कॉलम है, उस व्यक्ति का जो फोर्थ कॉलम आया, माई पार्ट में आया जो मेरा, वो बदलेगा। और उसका जो एंटीडोट है, उसके जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उन डिफेक्ट्स की जगह जो स्पिरिचुअल वैल्यूज जो मैंने जो हैं, जैसे सेल्फिशनेस की हो गई, अनसेल्फिशनेस, और डाउट की हो गई, विश्वास, अहंकार की होगी विनम्रता, ग्रीड की होगी उदारता, और पेशेंस की होगी, और बेसब्री की होगी सब्र से, और ईर्ष्या की होगी खुशी से, और काम वासना की होगी प्रेम से, आलस की होगी उत्साह से। तो उसके जो एंटीडोट्स हैं ना, उनसे मैं ये वायदा करता हूँ कि इस तरह से भी आपके सामने अब दोबारा से मैं पेश आऊंगा। फिर आखिर में जो है एक लाइन और है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और क्या कर सकता हूँ। अब ये जो है मैं उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ देता हूँ कि अगर वो मुझे कुछ कहे, कोई नसीहत दे, या मेरे साथ कुछ उसको कुछ और बातें मेरे बारे में करनी है, तो वो कह सकता है। अमेंड करने के लिए इस फॉर्मेट को जब मैं ये ले लेता हूँ ना, बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं जो है, मुझे बोला गया कि जिसके पास भी आपको अमेंड करके जाना है ना, ऐसा नहीं कि सीधे दरवाजा खोल के उसके घर में घुस गए ना, उसके से अपॉइंटमेंट लेके जाना है, उससे टाइम लेके जाना है, उसको फ़ोन करके जाना है कि मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। ये फॉर्मेट मेरे पास रेडी गया है, इसको मैं पहले लिख चुका हूँ, और इसको मैं अपने स्पॉन्सर के साथ पढ़ भी चुका हूँ। तो वो अपॉइंटमेंट लेके मुझे जाना है, बिना अपॉइंटमेंट लिए मैं ना जाऊं, और बिना स्पॉन्सर से डिस्कस किए भी ना जाऊं। ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा हो, इसको डिस्कस करूं मैं स्पॉन्सर के साथ। और जहाँ पे हाफ अमेंड करने हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं छोड़ना भी पड़ेगा मुझे ना, अपने डिफेक्ट्स के बारे में बात करनी बंद भी करनी पड़ेगी। और जब मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है और उस व्यक्ति से मैं मिलने जाता हूँ,
फिर मुझे जो है ये फॉर्मेट मेरे हाथ में होगा तो मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे क्या बोलना है। उसके बाद किसी भी हालत में मुझे उनसे उनके डिफेक्ट्स क्या है उनको जागरूक नहीं करना है, उनकी गलतियां क्या हैं उनको नहीं बताना है। मैं सिर्फ और सिर्फ सीमित रहता हूँ मेरी गलतियों तक, मेरी कमियों तक। हो सकता है कि उनकी गलतियां ज्यादा हो, मेरी कम हो, फिर भी मुझे सिर्फ सिर्फ मुझे अपनी गलतियों को ही उनके आगे बोलना है, उनकी गलतियों को नहीं मुझे बताना है। हाँ, ये हो सकता है कि जब मैं अमेंड करूं तो हो सकता है वो भी कबूल कर ले कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं और हम भी इस तरह से तुम्हारे साथ ठीक तरह से पेश नहीं आए थे। वो उनकी मर्जी है। और ज़्यादातर लोग जो है, मेरे दुश्मन भी जो हैं वो विनम्र हो जाते हैं इस भाषा को सुन के और गले लगाते हैं। सबसे पहला अमेंड मैंने अपनी भाभी के साथ किया था, और जयपुर में मैं गया अपनी भाभी के घर पे, और वहाँ पे मेरा सबसे पहला अमेंड था। मैं नर्वस था काफ़ी, फॉर्मेट मेरे हाथ में था, अपने स्पॉन्सर से मैं पढ़ चुका था, और मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया ना, वो तो रोने लगी, और उसने मुझे मेरे हाथ पकड़ के ना मेरे को रुकवा दिया वहीं पे कि नहीं नहीं, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं ना। तो वो जो है अमेंड इस तरह से गया कि वो एकदम ही इमोशनल हो गई, एकदम 1 मिनट के, आधे मिनट के अंदर ही। मैंने अभी आधा पेज भी नहीं पढ़ा था तो वो जो है ऑलमोस्ट रोने ही लगी ना। तो पर फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं यार, मुझे उसको कहना चाहिए था कि मुझे पूरा फॉर्मेट तो पढ़ने देना, पर उसने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। नहीं, कहती नहीं नहीं बस ठीक है, तू हमारे बच्चे जैसा है, तुम्हारे ये मैं अपने बेटे की तरह ही देख समझती हूँ तेरे को। तो ये जो चीजें हैं ना, और जिस जबकि मुझे काफी उसकी तरफ मेरी रिजेंटमेंट थी, वो खत्म हो गई, कुछ ही पल में खत्म हो गई। अब जब मैंने फिर दूसरा अमेंड मैंने अपने भाई के साथ किया, तो भाई भी इमोशनल हो गया मेरा, उसने उठ के मेरे को गले लगाया और बहुत जोर से, मतलब मुझे कस के मेरे को अ, मुझे जप्फी मारी उसने। तो इससे मेरे को प्रोत्साहन मिला। फिर मैंने अपनी मदर के साथ किया अमेंड, और मदर के साथ अमेंड किया तो उन्होंने सुना मेरा अमेंड, और कुछ मेरी गलतियों को बताया उन्होंने बाद में। पर अल्टीमेटली वो बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने दुख दिया था ना, मैंने अपनी माँ को ही दिया था। अगर किसी शराब के चलते हुए मैंने किसी को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया था तो वो मेरी मदर ही थी। मैं 2-2 दिन घर ही नहीं आता था, वो बेचारी बहुत बूढ़ी औरत, और मेरा वेट करती रहती थी, पता नहीं खाना भी नहीं खाती होगी 2 दिन वो। और इस तरह की जो मुझे मतलब गिल्ट तो आता था, पर फिर दोबारा मैं शराब पी लेता था। तो उनके साथ जो अमेंड था ना, वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था। फिर मैंने अपनी बहन के साथ किया, तो बहन की आंखों में आंसू आ गए, और सबके साथ पहले टाइम लेके किया मैंने, टाइम लेके फिर ये फॉर्मेट को फिल करके फिर मैं उनके पास गया। और फिर जीजे के साथ किया अपना, जीजे के साथ मुझे कुछ ज़्यादा ही रिजेंटमेंट थी, अभी भी आ जाती है कभी कभी उसके साथ, क्योंकि कोई ना कोई वो टॉन्ट जो है ना कसता ही रहता है मेरे ऊपर ना। और पर मैं उसको, उसके लिए फिर प्रार्थना करता हूँ आजकल ना। उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ अमेंड किए, कुछ ए मेंबर के साथ अमेंड किए, और सबसे मुश्किल जो अमेंड था ना वो मेरा था, जो मेरा एक्स बॉस था ना, वो मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे मैं परचेज में था, तो परचेज में मैं बिल जो है ज़्यादा क्वांटिटी के बनवा लेता था, और जबकि माल कम क्वांटिटी का होता था, तो दुकानदार जो बैलेंस जो है मुझे दे देता था। वो मेरी शराब पीने में मेरे काम आता था, जो पैसे वो मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते थे ना। और पर ये हेरा फेरी तो थी, ये बेईमानी थी, और मैंने हेरा फेरी तो करी है अकाउंट में। अब मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे लग रहा था कि ये जो बॉस है ना, मैं मेरे को अंडर एम्प्लॉयड किया हुआ है इसने, मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से मुझे सैलरी नहीं देता है। जबकि वो मेरा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, और मुझे लग रहा था कि वो मुझे अच्छा ट्रीट करेगा, उसने मुझे ट्रीटमेंट भी अच्छी नहीं दी थी। तो ये जायज़ है मेरा इस तरह से पैसे बनाना ना। और तो अगर मैंने ट्रैवलिंग बिल भी अगर ज़्यादा बना लिए, और ये परचेज के बिल भी बना लिए, तो मुझे लगता था जायज़ है, और हर कोई बनाता है, और मेरे आसपास जो कंपनी में और को लोग भी काम कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे। पर कोई क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था,
ये मुझे बोला गया कि वो नहीं देखना है आपको, आप कहाँ गलत थे, ये आपको देखना है। तो फिर उस चक्कर में तो ये अमेंड बनते थे मेरे मेरे जबकि मैं नौकरी छोड़ चुका था जब मैंने ये अमेंड्स के ऊपर आया ना, मैं 9वें कदम पे। अब उसके पास जाने में मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। फिर मैंने एक दिन फ़ोन उठा ही लिया और उसको बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट चाहता हूँ आपके। और उसके ऑफिस में गया मैं, और उसने पहले तो मुझे आधा घंटा वेट कराया बाहर, किसी काम से बिजी होगा वो। फिर अल्टीमेटली जब उसने कमरे में बुलाया अपने, में गया उसके कमरे में, और ये पर्चा मैंने पढ़ा, ये सेम पर्चा पढ़ा मैंने। और उसके बाद उसने, मैंने अपने फाइनेंशियल अमेंट भी लिख लिए थे, मैंने कैलकुलेट कर लिया था अप्रोक्सीमेटली कि मैंने कितने पैसे गबन किए होंगे इस कंपनी के, कितने पैसे मैंने ये जो बिल जो है बढ़ा चढ़ा के बनाने से कितने पैसे किए होंगे। प्लस उसमें मैंने 4% इंटरेस्ट लगा के जो है ना, टोटल अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट किया था ना, कि अगर ये पिछले 10-15 साल से मैंने ये गबन किया था, तो उसमें 4% इंटरेस्ट अगर मिला दिया जाए, आज के दिन में अगर वो बैंक में पैसे होते तो आज के दिन वो बैंक में कितने होते, सिंपल इंटरेस्ट से। वो जमा करके मैं लेके गया था उसके पास पैसे, और वो उसको मैंने पैसे भी पेश किए, और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये मैंने ये की थी हेरा फेरी, और ये मैं आज पैसे वापस करने आया हूँ, और वो इंटरेस्ट भी साथ में है। तो वो हैरान हो गया और उठ के खड़ा हो गया वो, और बोला, हाथ में, मेरा हाथ हाथ में लेके कहता है कि हमारे बीच में जो रिश्ता है ना प्यार का, वो नहीं खत्म होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो पैसे हैं मैं नहीं लूंगा। फिर उसको बोला मैंने कि यार चैरिटी में दे दो ये पैसे, चैरिटी में दे दो, जो आप किसी चैरिटी को जानते हो, क्योंकि ये मेरे जो प्रोग्राम का है उसका एक हिस्सा है कि मुझे किसी तरह से अमेंड करने हैं। कहता नहीं, मैं किसी चैरिटी को नहीं जानता वो। फिर मुझे बोला कि क्या करें, फिर अमेंड कैसे पूरे होंगे, फिर मैंने थोड़ा खुल के बोला। कहता ऐसा करो, जो इस जितने भी ये पैसे हैं ना, उससे मेरी मेरी तरफ से तुम अपनी मदर को ना गिफ्ट ले दो एक। और वो ये अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। इस तरह से ये फाइनेंशियल अमेंड जो थे वो जो, और दुश्मन था वो, तो उसको तो मैं अपना दुश्मन ही मान बैठा था ना। मेरा क्लास फेलो मेरे साथ पढ़ा हुआ, और मुझे एक अपनी उसकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, और अंडर एम्प्लॉयड हूँ। और और उसने मुझे, तो उसके साथ जाके उसके साथ अमेंड करने, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था मेरे लिए। तो इस तरह से और दोस्तों के साथ भी अमेंड किए मैंने, जिनके कुछ कर्जा ले रखा था, उन्होंने भी पैसे वापस नहीं लिए मेरे से, किसी ने नहीं लिए। हाँ, एक ने ये कह दिया कि एक मैं डॉक्टर को जानता हूँ, वो चैरिटी का काम भी करता है, उसकी उसके बॉक्स, चैरिटी बॉक्स है उसके पास, बाहर जाके उसमें डाल दो ये पैसे। तो ये डायरेक्ट अमेंट्स थे, ये जो मैंने अभी जिक्र किया ना, इस तरह के डायरेक्ट अमेंट जो है ना, अगर मेरी 250 लोगों की लिस्ट थी, उसमें से डायरेक्ट अमेंट जो बने थे कोई 25-30 के करीब बने थे। तो वो सब जो है मैंने इसी तरह से किए। और बाकी लोगों के साथ ना, कुछ लोगों को तो मैं मिल ही नहीं सकता, बचपन में जिन्होंने स्कूल में मुझे बुली किया, या जिस टीचर ने मुझे बहुत डांटा फटकारा और मेरा मजाक उड़ाया, और मेरा बहुत हंसी उड़ी थी, और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गया था। और जबकि मैं हमेशा ही फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट था, अचानक ही मेरे जो है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास आने लगी ना, तो वो जो है, उनसे तो अब मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता। उनको मैंने अपने दिल से उनके लिए प्रार्थना करके उनको मैंने माफ़ कर दिया। अपने फादर के साथ जो मेरी, जिनकी डेथ हो गई थी, अब उनके साथ उनको भी मैंने तकलीफ दी थी काफ़ी, तो उनको भी मैंने यही फॉर्मेट में अमेंड लिखा, और गुरुद्वारे में जाके मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। और इस तरह से मेरा जो अमेंड है, वो जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके साथ अमेंड करने का ये भी एक तरीका है। प्लस मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि जितने भी बड़ी उम्र के लोग नजर आए ना इस दुनिया में, आप उनके साथ थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर, उनके लिए कुछ हेल्प करने की कोशिश करो, उनको, उनकी लिए बातें को कुछ सुन लो, वो कुछ कहना चाहते हैं, शायद वो बहुत उदास हैं, शायद उनके भी बच्चे ऐसे ही निकल रहे हैं, या किसी अल्कोहलिक का फादर है, उससे जाके आप उसकी हेल्प करने को कोशिश करो। वो आपके अमेंड आपके फादर की तरफ हो जाएंगे।
हाफ अमेंड मैंने जैसे बताया कि मुझे कई दफ़ा पूरा सच नहीं बताना है, क्योंकि वो बताने से हो सकता है कि नुकसान हो जाए किसी को। और एक जो लिविंग अमेंड्स है ना, जो तीसरा अमेंड है, अब जिन लोगों से भी मैंने अमेंड किए हैं ना, और जो भी लोग मेरी लिस्ट में हैं, कुछ लोगों से तो मेरे डायरेक्ट अमेंड्स नहीं बनते थे, क्योंकि वो मुझे उनका व्यवहार उनके साथ मेरा कोई कहा सुनी नहीं हुई। बस ऐसे ही था कि मुझे उनका जो है ना कुछ नेचर पसंद नहीं है, या उनकी उठने बैठने का तरीका पसंद नहीं है, या कुछ मतलब कोई ऐसी कोई खास ऐसी बात नहीं है कि उनको डायरेक्ट फेस टू फेस जाके मैं अमेंड करूं। पर उनके साथ मैं लिविंग अमेंड्स कर सकता हूं, और उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। उनके लिए कोई द्वेष भाव नहीं रख सकता मैं। उनके लिए मैं, अगर वो किसी मुश्किल में है तो मैं अपनी हेल्प उनको पेश कर सकता हूँ। और बहुत से लोग अनजाने लोग थे जिनके साथ मेरी नशे के अंदर बहुत कार सुनी हुई, या झगड़े हुए, या किसी तरह से मैंने नुकसान उन्होंने पहुंचाया मुझे ना। अब उन लोगों को तो कभी कहीं मिलने नहीं वाले हैं ना मेरे को। तो फिर भी जो है मैं उन वो, क्योंकि कुछ कुछ व्यक्तियों ने तो मेरा गला तक घोटना चाहा था। दिल्ली पुलिस ने मुझे पकड़ा था और मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए थे। तो अब मुझे ये समझ में ये आ गया ना कि ये जो इल्जाम मुझ पे लगाए थे पुलिस ने, तो वो इसलिए लगाए थे ना क्योंकि मैं नशे की हालत में तो था। चाहे जो कुछ भी उन्होंने बोला वो झूठ था। कोर्ट के अंदर जो कुछ भी बोला, मुझे हथकड़ियां भी पहनाई गई, मुझे वहां लेके जाया भी गया। अब मुझे दिल्ली पुलिस से मुझे कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी है, बल्कि मैं दिल्ली पुलिस के काम क्या आ सकता हूँ, मुझे द्वेष की भावना, उनकी असिस्ट क्या कर सकता हूँ, उसकी ये भावना रखनी है। और क्योंकि ये जो चीजें हुई मेरे साथ, बड़े बड़े हादसे हुए, एक ने तो मेरा गला ही घोट दिया था, और ऑलमोस्ट मतलब मार ही दिया था मेरे को। पर अब वो व्यक्ति तो कभी मिलने नहीं वाले मेरे को ना। पर स्टिल उनके लिए भी मैं द्वेष की भावना कुछ नहीं रख, मतलब ये आठवां और नौवां, जो नौवां कदम है ना, उसका जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है ना, वो है जस्टिस, न्याय। अब न्याय जो करना है मुझे, जिनको मैंने क्षति पहुंचाई है उनके साथ भी न्याय करना है, और जिन्होंने मुझे क्षति पहुंचाई है उनके साथ भी न्याय न्याय करना है। उनको भी इंसाफ देना है, उनको इंसाफ देना है, उनको माफ करके। और जिनको मैंने क्षति पहुंचाई है उनसे माफी मांग के, और जिन्होंने मुझे पहुंचाई है क्षति उनको माफ करके मुझे न्याय देना है। और जो सबसे बड़ा अमेंड जो मुझे लगता है कि वो है मेरा मेरे साथ ना, क्योंकि मुझे मेरी नाराजगी मेरे साथ भी है मेरे को। और सेल्फ कंडमनेशन जिसको बोलते हैं ना, मैं अपने आप को ही कोड़े मारता रहता हूँ। अपने आप को मैं कहता हूँ कि तू बेवकूफ़ है, तू बेकार है, तू निकम्मा है। तो इस तरह से मैं अपने आप को गालियाँ देता हूँ। तो अपने आप से प्यार करना जो है वो मुझे सीखना पड़ेगा। और और वो मेरी इमोशनल सोब्राइटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपने आप से भी प्यार करना है। उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी प्रेयर किसी ने दी थी कि आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं प्रायश्चित करता हूँ, धन्यवाद, मैं आपसे प्रेयर करता हूँ। तो ये बार बार बोलने से ना मैं अपने आप से भी प्यार करना शुरू कर दिया है मैंने। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से रहूँ, अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, तो अपने साथ अमेंड कर, और अच्छा घूमूं फिरूं। और दुनिया अच्छी जो चीजें हैं ना, दुनिया की अच्छी चीजें, उनके लिए कुछ ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं। अपने आप को खुश करने के लिए मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते हैं। तो ये जो मैं अपने आप से अमेंड कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए अब लग रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरी यही है, क्योंकि अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगा तो मैं दूसरे को प्यार क्या दे पाऊंगा ना। तो निस्वार्थ होके मुझे अपने आप से प्यार करना है, निस्वार्थ होके मुझे औरों के लिए मैं किसी काम आ सकता हूँ। और मैं उसमें लगा रहता हूँ अपनी आ, जिसको कहते हैं सर्विस वर्क में, स्पॉन्सरशिप में। तो उसमें मुझे बहुत फायदा मिलता है, मेरी सेल्फ स्टीम अच्छी होती है। तो नौवां कदम जो है मेरी शुरुआत है अ, बाहर की दुनिया में प्रवेश करने की, और आध्यात्मिक जागृति का जो तीसरा आयाम है उसमें हारमनी लाने की, जो
फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप जो है वो मैं जो वो फर्स्ट डायमेंशन पहला आयाम है जो मेरे रिश्ते मेरे ईश्वर के साथ अच्छे करता है। चौथा पांचवा छठा सातवां मेरे रिश्ते मेरे साथ अच्छे करता है। और आठवां और नौवां कदम मेरे रिश्ते दूसरों के साथ अच्छे करता है, दुनिया के साथ अच्छे करता है। और मैं इन्हीं 3 डायमेंशंस में जीता हूँ। और जब इन 3 डायमेंशन में हारमनी आ जाती है, इन 3 डायमेंशंस में एक वो हो जाती है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा बैठ जाता है, तब मैं चौथे डायमेंशन में प्रवेश करता हूँ, जो कि मुझे 10वें कदम में जाके बताया गया है कि मेरी छठी इंद्री जागृत होती है। और ये जो प्रोमिसेस हैं, 9 स्टेप की प्रोमिसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तभी मिलेंगी जब मैं ये 9 स्टेप कर लूंगा। वो प्रोमिसेस जो है वो इतनी, हम हर दफा रोज उसमें पढ़ते हैं ना, उसको सिर्फ वो पढ़ने के लिए नहीं है। वो मुझे तभी मिलेंगी कि ये जो नई स्वतंत्रता और नई प्रसन्नता का एहसास हो रहा है होगा ना, वो तभी होगा जब मैं 9वां कदम करूंगा। और अतीत जो है मेरा, जो है मुझे तंग नहीं करेगा, वो तभी होगा जब मैं 9वां कदम करूंगा। और आत्म शांति का एहसास भी मुझे तभी होगा जब मैं 9वां कदम करूंगा। और दूसरों के लिए उपयोगी मैं तभी सिद्ध हो जाऊंगा। मेरा जीवन जो व्यर्थ और आत्मदेवा की भावना मिट जाएगी, स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा, उन लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमसे दूर हो जाएगी। हम अपने सहज ज्ञान के सहारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। हमें अब ये जो यहाँ पे बात हो रही है ना कि आर्थिक लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमसे दूर हो जाएगी। इसको मैंने एहसास किया है कि मेरे को कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया हूँ। पर जितना भी है मेरे पास ना, जितना भी लिमिटेड अमाउंट मेरे पास रहता है जीवन चलाने के लिए, मुझे उसमें फियर नहीं आता कि कल पता नहीं है या नहीं, कल पता नहीं होगा नहीं, तब क्या होगा ना। कहीं मैं सड़क पे जो डर है ना, फियर ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसके डर नहीं है मेरे पास। तो ये जो प्रोमिसेस है ना, अभी टाइम नहीं है डिस्कस करने का, ये भी जीवन में फुलफिल होंगी, पर शर्त यही है कि मैं 9वां कदम अपना करूं। तभी ये प्रोमिसेस की मैं अपेक्षा कर सकता हूँ। सिर्फ मीटिंग में आखिर में पढ़ने से नहीं मिलने वाली ये प्रोमिसेस, ये एक्शन से ही मिलने वाली हैं। और 4 से लेकर 9 कदम तक जो एक्शन है वो मुझे ये प्रॉमिस की तरफ लेके जाएगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल भाई।